सीएम भूपेश ने लिखे ईडी को पत्र, नान और चिटफंड घोटाले की जांच की मांग। 2023 के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। छत्तीसगढ़ में नान घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। सीएम भूपेश ने आरोप लगाए कि 2004 से 2015 के बीच हुए इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर एसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों को बचा लिया। सीएम भूपेश ने 15 दिन में जांच नहीं होने पर कोर्ट जाने की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। ये जो चीट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। इधर सीएम भूपेश की मांग पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल किए कि भूपेश को अपनी पुलिस पर विश्वास है या फिर नहीं। रमन सिंह ने मांग करते हुए कहा कि चिटफंड को लेकर राज्य सरकार और पुलिस की जो रिपोर्ट दी गई है उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने नान घोटाले मामले पर सरकार को ही घेरा। चिटफंड में मैं पहला प्रश्न मुख्यमंत्री से ही करता हूँ उसको राज्य सरकार के उनकी अपने पुलिस अपनी जांच पे भरोसा है कि नहीं। मुख्यमंत्री जी कृपा करके राज्य सरकार से पुलिस के विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सार्वजनिक करें, उसको पढ़ें। जब सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को जिन्होंने नान में सबसे बड़ी गड़बड़ी की है उनको बचाने का प्रयास करते हो और दूसरी तरफ ईडी की बात करते हो। 2023 के विधानसभा और उपचुनाव के पहले सीएम ने ईडी को पत्र लिखकर बीजेपी के पुराने काले चिट्ठे को सामने लाने का प्रयास किया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जो नान में आरोपी है उसको खुद सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि नान और चिटफंड मामले में कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़े कर पाएगी या ये मामला सियासी गलियारों में ही फंसकर रह जाएगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है नान पर सियासत नॉन स्टॉप। छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर अभी 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें भी कई मुद्दे भुनाए गए। अब ऐसे में बीजेपी जहां सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब बीजेपी शासनकाल के पुराने भ्रष्टाचार के चिट्ठे को फिर से जनता के सामने ला रही है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखकर नान घोटाला और चिटफंड घोटाले मामले में ईडी से जांच की मांग की है। तो चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर, जिस मसले पर हो रही है सियासत। पहले आपको जल्दी से मिला देते हैं उन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनिरुद्ध जी, मैं आपकी एक टिप्पणी लेकर करूंगा। मुझे याद है जब रमन सिंह की सरकार थी सत्ता में 4 साल पहले, उस वक्त विपक्ष में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। भूपेश बघेल एक बड़े नेता थे कांग्रेस के और जोर शोर से इस मुद्दे को, नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के इस मसले को, इस मुद्दे को, घोटाले को जोर शोर से उठाया करते थे। सत्ता में भूपेश बघेल आए, सरकार बन गई, एसआईटी के गठन की भी बात सामने आई, लेकिन जो आरोप लगते आए हैं कि जो अधिकारी गिरफ्तार हुआ था उसकी एक डायरी से सीएम मैडम, सीएम सर, डॉक्टर साहब के नाम का खुलासा हुआ। आखिर कौन लोग हैं, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मसले पर हो रही सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने जो है बात नान घोटाले की ही, जब वो विपक्ष में थे भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, तो मुद्दा नान ही नहीं था। नान के अलावा जो है झीरम घाटी भी था, पनामा पेपर्स भी था और चीट फंड कंपनियां भी थी। और दूसरी बात यह है कि जब 2018 का चुनाव हुआ तो ये मुद्दे प्रमुखता से थे, नान, चिट फंड, झीरम और पनामा।
फिर भी जो मेरा ये मानना है कि अगर कहीं जो सरकार आई तो शायद ये मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने किसानों की कर्ज माफी और दूसरा जो है एंटी इनकम बेसी। बहरहाल बात जो है नॉन पे हो रही है, तो निश्चित रूप से नॉन अनसुलझी पहली है। और देखिए क्या है, एक शेर है, किरदार अपना पहले बनाने की बात कर, फिर आईना किसी को दिखाने की बात कर। इस शेर का इस्तेमाल ऐसा लग रहा है कि दोनों दल एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। तो अब क्या है कि आज जो है ईडी छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है, अखबार की सुर्खियों में है, टीवी की सुर्खियों में है, सोशल मीडिया में भी सुर्खियों में है। तो कुल मिलाकर जो है एक महत्वपूर्ण स्टेप या बड़ा स्टेप जो भी लेना था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिया है। अब आगे ये प्रतीक्षा करनी होगी कि जो उन्होंने जो एक तीर छोड़ा है नान का, क्या आगे और भी छोड़ेंगे? क्योंकि अभी तो झीरम भी है, पनामा भी है, तो चिट फंड का खुलासा तो हो चुका है, लेकिन बाकी चीजें भी हो सकता है उस पर भी आगे जाकर आवाज उठे। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिरुद्ध जी, एक ओपनिंग टिप्पणी मुझे आपने दी और इसी सिरे को मैं आगे बढ़ाते हुए अब केदार जी से सवाल पूछूंगा। केदार जी, बेशक इस वक्त आपकी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन जब रमन सिंह सरकार में थे, कांग्रेस तो यह आरोप लगा रही है कि जब तत्कालीन रमन सरकार थी उस वक्त राइस मिलों से घटिया किस्म का चावल, लाखों करोड़ों बताया जा रहा है क्विंटल घटिया चावल खरीदा गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैसा बहाया गया, अधिकारियों से लेकर नेताओं तक को रिश्वत दी गई। आपकी पार्टी ऐसा क्यों कहती है कि बदलापुर की नीयत से, बदले की नीयत से भूपेश बघेल इस पूरे मसले को उठाकर कार्रवाई कर रही है? देखिए, बहुत सी बातें आज आपके दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि नान घोटाला हुआ था। नान घोटाले में सरकार ने ही जांच कराई थी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही जांच कराई। 2 अधिकारी पर चार्जशीट हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तार हुए अधिकारी, आपके दर्शकों को ये लाइन बताना चाह रहा हूं, वो गिरफ्तार हुए अधिकारी आज भूपेश बघेल जी की सरकार में बड़े अधिकारियों के साथ वो बड़े पद पे बैठे हुए हैं और कहते हैं कि नान घोटाले की जांच ईडी से कराओ। तो पहली बात, जो दोषी हैं जिनके ऊपर चार्जशीट है वो तो अब आपके अधिकारी हैं, जमानत हो गई, उसमें भी बहुत प्रकार से सहयोग मिला उनको, जमानत हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो बड़े पद पे हैं और सरकार का काम देख रहे हैं। दूसरी बात, जब ईडी आपके यहां आती है, आपके अधिकारी, और अधिकारी भी आजकल आपके हो गए, मतलब इतनी तकलीफ होती है कांग्रेस सरकार को कि अगर ईडी किसी आईएएस ऑफिसर के यहां से सोना जब्त कर लेती है, पैसा जब्त कर लेती है, तो कहते हैं ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक कंपनी हो गई और आज उनको जांच कराना है तो कहते हैं ईडी से जांच कराओ। तो ये दोहरा चरित्र कैसे है भाई? किसी एक संस्था को कभी आप बदनाम करते हो कि ये संस्था जो है वो राजनीतिक इशारे पे चलती है, आज उसी संस्था पर आप कहते हो कि इससे जांच कराई जानी चाहिए, और जिस पे आप जांच कराना चाहते हो उसी के अधिकारियों को आप अपनी सरकार में बड़े ओहदे पे रखे हो। तो आखिर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जब इनके ऊपर आ रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराध के चंगुल में फंस चुका है, और जब आपको ध्यान दूसरी तरफ भटकाना है तो आप नान की ईडी से जांच कराने की बात करते हो और उसके चार्जशीट अधिकारियों को अपने बड़े ओहदे पे रखते हो। तो निश्चित रूप से यह बड़ी विचित्र स्थिति कांग्रेस पार्टी की, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की है। कुछ समझ में नहीं आता है। आज जनता को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि नान घोटाले के चार्जशीटेड अपराधी जो अधिकारी थे, आरोपी थे, उनको कहीं ना कहीं इस सरकार में बड़े ओहदे पे रखा गया है, और जो सरकार ईडी का विरोध करती है वो कहते हैं ईडी यहां परेशान कर रही है, वो ही आज ईडी से इसकी जांच कराने की मांग करते हैं। मतलब ईडी जो छत्तीसगढ़ में कर रही है, माननीय भूपेश बघेल जी को उस पर भरोसा है। आगे वो उस पर टिप्पणी करेंगे तो फिर से आपको याद आएगा कि यह दोहरी बात हो रही है। चलिए धनंजय जी जवाब दें जरा। प्रवक्ता हमारे केदार गुप्ता जी सवाल उठा रहे हैं, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और आखिर ये सवाल क्यों उठता है, ये आरोप क्यों लगते हैं बीजेपी की तरफ से कि आपके नेता, मुख्यमंत्री उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस मसले को हल करने की, या जिन पर आरोप है उनको ऊंचे ओहदे पर बैठा रखा है, उन्हें अधिकारियों को आपकी सरकार बचा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस अधिकारियों के ऊपर चार्जशीट का जिक्र किया। वो चार्जशीट जो रमन सरकार के दौरान ही उन पर लगे थे, लेकिन रमन सिंह को पता था, जो मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार को पता था जिन अधिकारियों पर चार्जशीट है अगर उसको बर्खास्त कर देंगे तो वो अधिकारी मैडम सीएम कौन है ये बता देंगे,
सीएम सर कौन है ये बता देंगे, ऐश्वर्या रेसिडेंसी में किसको पैसा जाता था चावल चोरी का ये बता देंगे। इसलिए शायद रमन सरकार ने उन 4 सीटेड अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी तो केंद्र में हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, कई बार बोलते हैं भ्रष्टाचार पर वो कड़ी कार्रवाई करते हैं। 2017 में जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी ने उन 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, आज तक प्रधानमंत्री जी जांच नहीं किए। क्यों नहीं किए जांच? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को लगता था उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाएगी तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं तक जाएगी जांच, इस बात का डर था। तीसरी बात, क्या ईडी को पर भी भाजपा को भरोसा नहीं है? हमने जब नान घोटाले के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, एसआईटी किसको पकड़ती दीपक जी? अपराधी को पकड़ती ना, जो भ्रष्टाचार में लिप्त उनको पकड़ती। तो धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय जाके बोलते हैं कि नान घोटाले की एसआईटी जांच को रोकिए। अरे आप किसको बचाने गए? अपराधी को। और यहां आज बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमने तो पत्र लिखा ईडी को, और पत्र क्यों लिखा ये समझिएगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ईडी को, जांच एजेंसियों को 3 नवंबर को कि हर भ्रष्टाचारी चाहे किसी राजनीतिक दल का क्यों ना हो, जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई करे। तो हमने तो पत्र लिखा है। और 36,000 करोड़ की नान घोटाला निश्चित रूप से वो मुझे कहना कह रहे हैं धनंजय, सुन लेते हैं केदार जी मैं सिर्फ 60 सेकंड ले रहा हूं, बता दीजिए रुकने किनको कहा है? आप उनको कहा? धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं केदार जी से जवाब लूंगा। जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो हमारे तो एक घोषणा पत्र में था कि नान घोटाला के आरोपी को हम सजा देंगे। हमारे घोषणा पत्र में था चिट फंड के जो संरक्षण करता है उनको हम सजा देंगे। तो हम ईडी को पत्र लिख रहे हैं तो तिलमिलाहट किस बात की? भारतीय जनता पार्टी की। और जो जांच अधिकारी था इस नान घोटाले का, वो उसने पब्लिक डोमेन में कहा है कि ये नान घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, इतने बड़े इसके रैकेट है, उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, ये पब्लिक डोमेन में है। अब देख लीजिएगा। चलिए, धनंजय जी ने अपनी बात रख ली। केदार जी जी देखिए, निश्चित रूप से वो जो 2 अधिकारी की ये बात कर रहे हैं, हम सस्पेंड नहीं किए। अरे हमारी सरकार में तो जेल गए, उसके बाद जमानत के बाद आपने रख लिया, और आपने रख लिया तो आप क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे? अभी किस लिए बचा कर रखे हो? क्या करना चाहता है उनका? आज क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं वो? और ईडी के जांच का विरोध नहीं है, कराइए ना, पर आप ईडी पर दोहरा चरित्र मत दिखाइए। जब अभी के अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ता है तो कहते हो कि भाजपा का इशारा है, और आज उसी ईडी को बुलाते हो। तो आप उन अधिकारियों को क्यों संभाल कर रखे हैं, किस लिए रखे हैं, ये बताने की आपको आवश्यकता, कर दीजिए ना, सस्पेंड कर दीजिए। दूसरी बात, आप चिटफंड कंपनी की बात करते हैं, सारी बातें पुलिस ने जांच करके आपको रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं करते? करना चाहिए उस रिपोर्ट का खुलासा। आज आप सत्ता में बैठे हैं, चारों तरफ अपराध है, अबलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बेगुनाहों की हत्याएं की जा रही है। अरे पान गुटके जैसे के लिए 2-2 4-4 मर्डर हो गए छत्तीसगढ़ में। धनंजय जी, उसकी चिंता करिए। धनंजय जी, क्या कहेंगे? कानूनी रूप से चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जांच ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी कहता है जांच ईमानदारी। ठीक है, मैं लौटूंगा, केदार जी लौटूंगा। धनंजय जी, इन्होंने फिर एक बात अच्छा जिक्र, एक सेकंड दीपक जी, इन्होंने कहा कि वो 4 सीट अधिकारियों को रमन सरकार में जेल में डाला गया और जमानत पर वो छूटे हैं। आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया भाई? क्या डर था आपको? क्योंकि जेल में चला गया ना धनंजय जी, आपको पावर है ना। तकलीफ शुरू हो गई आपकी, आपकी तकलीफ शुरू हो गई। आपको करना चाहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप चार्जशीटेड मान रहे हैं ना, उनका नाम है ऐसे मान रहे हैं ना, फिर आप कर दीजिए उनको बर्खास्त। कौन सी चिंता? यही तो जांच का विषय है। जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप तो जवाब दीजिए। 4 साल क्योंकि भाजपा चरित्र अपराधियों के साथ खड़ा होना है, और आपका चरित्र क्या है? साथ खड़ा होता है, भाजपा डकैतों के साथ खड़ा होता है। गुजरात में क्या हुआ? चरित्र नरेंद्र मोदी की बलात्कारी को जेल से रिहा किया गया और भाजपा नेता उसे पूजा कर रहे थे, टीका लगा रहे थे, तिलक लगा रहे थे, नान घोटाले के आरोपियों को कांग्रेस की सरकार बचाना चाहती है। चोरों को
आप बचाना चाहते हैं नान घोटाले के मैं समझता हूँ एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए। मैं भी मांग करता हूँ आप लिख के केदार जी देखिए ऐसे शोर में हम नहीं समझ पाएंगे। जांच कराइए। अरे अधिकारियों को मत नहीं धनंजय जी केदार जी यही बोल रहे हैं कि फिर अगर ये सच्चाई है, ऐसी बात है तो आप करिए ना कार्रवाई, आप करिए कार्रवाई, आपकी सरकार है, आप सत्ता में है। बारी बारी से देखिए केदार जी, धनंजय जी, केदार जी, ठाकुर जी, मैं दोनों से आग्रह कर रहा हूँ जरा शांत हो जाए, शांत हो जाए। ठीक मैं लौटूंगा। केदार जी देखिए, केदार जी और ठाकुर जी ऐसे शोर में हम बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाएंगे। धनंजय जी मेरी बात तो सुनिए आप। केदार जी साफ कह रहे हैं कि अगर ये सच्चाई है, ऐसी बात है तो आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करिए ना। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आप दोनों प्रवक्ताओं से, देखिए मुझे फिर अपनी आवाज, आप दोनों की आवाज गिरानी पड़ेगी, आप दोनों की आवाज बंद करना होगी, मुझे आप दोनों मेहमानों की आवाज बंद करना होगी। हमारे दोनों कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता अगर ऐसे ही शोर करेंगे तो फिर मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। देखिए मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ठाकुर जी, केदार जी, ठाकुर जी प्लीज शांत हो जाएं। देखिए हम बस एक दूसरे की आवाज को दबाने के लिए अगर शोर कर रहे हैं, तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं तो ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता। केदार जी, ठाकुर जी शांत हो जाएं। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों मेहमानों की, मैं कहूंगा बीजेपी और कांग्रेस हमारे दोनों प्रवक्ताओं की आवाज गिरा दी जाए। ऐसे विषय पे हम चर्चा नहीं कर सकते कि सिर्फ सामने वाले को झुकाने के लिए हम अपना तथ्यात्मक नजरिया हम जरूर पेश करें, लेकिन ऐसे शोरगुल वातावरण में नहीं। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, कृपया करके आप थोड़ा शांति रखें। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा क्योंकि धनंजय जी से सीधा सवाल केदार जी पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार में और आपको शक है तो आप कार्रवाई करिए, उन्हें हटाइए। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ, लेकिन अनिरुद्ध जी आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, दोनों तथ्यों से थोड़ा आने की कोशिश करें लेकिन भटक गए, एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं मतलब परास्त करने की चर्चा में कोशिश कर रहे हैं। तथ्यों के साथ हम बात करें, यही हमारी कोशिश है। अनिरुद्ध जी आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने दोनों मेहमानों की बात को सुना। 2015-16 से नान पर जो है बहस चली आ रही है, आंदोलन भी चला, बहुत कुछ हुआ, और आज भी जो है वो जिन्न जो है बोतल से रह रहकर बाहर निकल आता है। अगर कहीं बॉलीवुड का कोई अध्ययनशील राइटर या डायरेक्टर अगर कहीं इस पर इसकी नज़र पड़ जाए तो पूरी एक वेब सीरीज बन जाएगी नान घोटाले पे। मुख्य बात यह है कि क्या आज कुछ इस पर निष्कर्ष निकला, ये देखने की बात होगी। हालांकि इस पर जो है बहुत जोरों से इस पर आवाज़ उठती है और कड़ाई भी कहीं कहीं पे नज़र आती है, लेकिन क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए? और दूसरी बात जो है, केदार जी ने कहा, मैं उनकी बात को सुन रहा था कि वो महत्वपूर्ण पदों पर, तो क्या है कि जब राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं तो कई बार क्या है ब्यूरोक्रेट्स की मजबूरी भी हो जाती है। हालांकि हर तरीके के लोग रहते हैं अफसरशाही में भी, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन कहीं कुछ मजबूरी हो जाती है। जैसे मैंने जोगी जी का भी शासनकाल देखा तो उसमें ऐसे कुछ अफसरों के ऐसे कुछ नाम सामने आते थे और कहा जाता था कि अगर कहीं सरकार बदली तो ये अमुक अफसर या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या लूप लाइन में डाल दिए जाएंगे। जब वो सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, तो उन लोगों को महत्वपूर्ण पद मिला जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था। फिर रमन सिंह जी के समय में भी कुछ ऐसे नाम रहे कि कहा कि कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर पता नहीं इनका अंजाम क्या होगा आगे जाकर। तो उसमें एक दो लोग निशाने पर तो आए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज निश्चित रूप से कुछ लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि अफसरशाही में यह है कि कहीं उनकी कुछ मजबूरी भी होती है, कहीं कुछ व्यवस्था भी होती है, कुछ लोगों द्वारा हो सकता है कि जानबूझकर किया जाता हो, लेकिन आप हर किसी को एक चश्मे से नहीं देख सकते और हर किसी को आप पूरी तरह सीधे तौर पे दोषी भी नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिरुद्ध जी, और जाहिर है कि ये छत्तीसगढ़ का ही मसला नहीं है। मैं देखता हूँ देश के अलग अलग राज्यों में कई मसलों को लेकर खासतौर पर ब्यूरोक्रेट्स पर जो सवाल उठते हैं, यही सवाल जनता भी उठाती है कि क्या सरकार का ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर है, कोई दबाव है, ब्यूरोक्रेट्स फ्री होकर क्यों काम नहीं कर पाते हैं। मैं केदार जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन आप ही के सवाल को मैं धनंजय जी के पास ले जा रहा हूँ। शांति से आप सुनिएगा, धनंजय जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद में केदार जी आपके पास लौटूंगा। केदार जी ने भी यही सवाल आपसे पूछा है ठाकुर जी कि अगर ऐसे अफसर जो बड़े पदों पर बैठे हैं और उनको लेकर संशय है, जो सवाल उठ रहे हैं, तो उन्हें फिर आपकी पार्टी, आपकी सरकार बर्खास्त क्यों नहीं करती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है
और इस सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उस न्यायालय के आदेश को आपको पढ़ना होगा, जिसमें 4 सीट की बात थी। बाद में उस न्यायालय ने उनको 4 सीट से उसमें जमानत दे दिया। और न्यायालय की एक प्रक्रिया भी होती है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन सरकार में जो बैठे जो उस समय लोग थे उन्होंने बचाने का काम किया। कारण समझिएगा, क्योंकि शासकीय जो सेवा जो होता है उससे कुछ गाइडलाइन तय होते हैं। उस सेवा गाइडलाइन के अतिरिक्त आप नहीं जा सकते। वो न्यायालय जाएगा, फिर उसको न्यायालय से स्टे मिल जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूं ना, आपके सरकार के दौरान उनको टाइम दिया गया कि इन पे आप कार्रवाई करिए, आपने उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? दूसरी बात मैंने कहा 2017 में माननीय भूपेश बघेल जी, जो मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए। तो उस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या किस बात का डर था? क्या पूर्ववर्ती सरकार के, रमन सरकार के जो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उन अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाता, क्या वो उजागर होने का डर था? क्या उनको केंद्र में बैठी सरकार का संरक्षण था? ये सवाल तो उठते हैं ना। दूसरी बात, हमारे नियत पर सवाल उठा रहे हो। हम तो एसआईटी गठन किए, तो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मनाथ कौशिक कोर्ट जाके नान घोटाले की जांच को रुकवाए क्यों? उसमें अगर एसआईटी गठन होता, एसआईटी की जांच होती तो आरोपी पकड़े जाते ना। डर किस बात का था? तो बहुत सारी चीज सामने में आता है, न्यायालय जाकर उसको रुकवा दिया गया। और जब ईडी की बात हो रही है, ईडी में हमने पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी कहने पर हमने उस बात को ऊपर उठाया है, तो तकलीफ किस बात का? आपकी केंद्र में सरकार है, आपको स्वागत करना चाहिए। चलिए केदार जी, मैं जितना समझ पा रहा हूं धनंजय जी की बातों को कि आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों में अंतर है। नहीं, देखिए, जो परंपरा देश की चलती आई है, अगर कोई बड़े अधिकारी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगता है और गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी कोई आसान बात तो है नहीं मिश्रा साहब जी। गिरफ्तारी हुई है मतलब कहीं कुछ मामला है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब माननीय भूपेश बघेल जी विपक्ष में थे और प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उन्होंने मांग की थी कि अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए, तो आज ये मांग क्यों नहीं करते? आज ये अधिकारी इनके हो गए क्या? आज कैसा परिवर्तन आ गया? आज ये मांग क्यों नहीं उठती है? तो निश्चित रूप से मेरे भाई धनंजय ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है कि ये पहले मांग करते थे कि अधिकारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए, और आज यानी केदार जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, अधिकारियों को सरकार बचाना चाहती है? भाई सीधी बात है, नीति और नियत दोनों में खोट है, दोनों में खोट है। और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो ईडी से, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब अगली बार ईडी इनके अधिकारियों के पास आए तो ये ईडी का रोना ना रोए कि ये भाजपा के इशारों पे चलती है। ये तो भाई स्वतंत्र संस्था अपना काम करती है। कभी कुछ कहते हैं, चुटकी भी ले रहे हैं केदार जी और तंज भी कस रहे हैं धनंजय जी। कहते हैं धनंजय जी, चुटकी नहीं ले रहे हैं, ये असल में वो चावल चोर को बचाने की साजिश कर रहे हैं। मैं बोल रहा नान घोटाला, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, जिसमें कम से कम 28 अधिकारी शामिल थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अधिकतर को बरी कर दिया था। नान घोटाला की जांच होगी, उसमें सभी लोग आएंगे, उसमें किसी व्यक्तिगत बात नहीं है। ये नान घोटाला है 36,000 करोड़ का। ईडी जांच कर लेना, सबको बुलाए। क्यों तकलीफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को? केदार जी तो विरोध कर ही नहीं रहे, केदार जी तो स्वागत कर रहे हैं कि ईडी आए, कार्रवाई करे, जांच करे। मैं तो कह रहा हूँ कहाँ विरोध कर? सुन लीजिए ना ईडी को, सुन लीजिए पत्र, सुन लीजिए, जांच कराइए। क्यों शुरू हो गई? हमको तकलीफ अरे नहीं है। आपकी तकलीफ बता रहे हैं। चलिए 10 सेकंड अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे छत्तीसगढ़ में, तकलीफ आ गई। अबलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बेगुनाहों की हत्या हो रही है, ऐसा चल रहा है। आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चोर चोर चिल्ला रहे हो। 36,000 अरे चोर तो आपके पास ही है साहब, कभी भी पकड़ लो। ऐश्वर्या रेसिडेंसी सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, कभी भी पकड़ लो। चलिए मैं समझता हूं कि ठीक है, आप दोनों ही प्रवक्ता, इसका ये अच्छी बात है कि ईडी जांच करे, ईडी कार्रवाई करे। ये हमारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रवक्ता मेहमान इसका स्वागत कर रहे हैं। और ये जब जांच होगी तो सच्चाई सबके सामने आएगी। क्योंकि अब मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दोनों पैनलिस्ट, खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता, इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि ईडी से जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन ये कब कार्रवाई होगी और कब सच्चाई सामने आएगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन इस पर हो रही सियासत पर आज हमने चर्चा करने की कोशिश की, नजरिया रखा, क्या है सरकार की नीयत और क्या है विपक्ष के आरोपों में सच्चाई। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।